घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियाँ आपको बजा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों बजा रहा हूँ अभी बताता हूँ। क्या है कि बजट पेश होने वाला है और टीवी पे तमाशा चल रहा है, और हम ये घंटी आपके लिए इसलिए बजा रहे हैं ताकि कोई ना कोई जाग जाए, तो इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते रहिए। गोदी मीडिया ने क्या किया है कि झूठ का, आपको झूठ बताने के लिए पहले वो झूठ का पुलिंदा लेकर आया, अब झूठ का उड़न खटोला लेकर आया है, ऊपर ले गया है। पहले ही आप उसे देखते हुए अधर में लटके हैं, अब आप हवा में लटके रहेंगे। तो इसलिए हम ये घंटी बजा रहे हैं ताकि आप ज़मीन के नीचे आपकी नज़र जाए कि कहीं ज़मीन खिसक तो नहीं रही है। तो इसलिए हम घंटी बजाते हुए फेसबुक लाइव शुरू कर रहे हैं। ये काश अगर कोई और हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम यहाँ पे ऐसे टांग देते तो और अच्छा लगता देखने में। ये घंटी बहुत सुंदर है। वैसे ये कर्नाटक में जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं वहाँ से हम लेकर आए हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या इसकी खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसको स्पर्श करने में भी बहुत सुंदर है। बहुत ही नरम घंटी है ये एक तरह से। तो मेरी नज़र अब इधर उधर होती रहेगी क्योंकि बहुत सारा डेटा पढ़ना है और आपको बताना भी है। अब देखिए कि बजट और आर्थिक सर्वे में कितना कम फासला होता है। इतना मोटा आर्थिक सर्वे लेकर सरकार आती है और उस पर चर्चा करने के लिए ढंग से 2-4 दिन का भी वक्त नहीं मिलता है, और वो चला जाता है। जब तक आप पढ़ते हैं उसकी हेडलाइन आप नज़र जाती है आप तक सुबह में, तब तक वित्त मंत्री के बजट का भाषण शुरू हो चुका होता है। अभी आपको टीवी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही जो 20 साल से चल रहा था वही चल रहा होगा कि वित्त मंत्री इनसे मिलने गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, झोले में बजट है कि किसी शुभ वस्त्र में बजट लपेट कर लाया गया है, कि अटैची में है, कि बक्सा में है। इन्हीं सब चीज़ों का कवरेज हो रहा होगा, और इन्हीं रवायतों में टेलीविज़न पे बजट की चर्चा जो है वो गायब हो जाती है। और अभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे ही जो बजट को एक्सेलेंट, सुपर स्मार्ट, 10 में 10 नंबर देने लग जाएंगे। तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब 10 में 10 दे ही रहे हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है, ये आप पूछ कर देखिए। बहुत चिंताजनक हालत है। 10,000 से भी कम कमाने वालों का देश भारत बनता जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, और अंदाज़ा भी होगा कि आपके आसपास के आम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। फिर भी हमारा अंदाज़ा ये था कि जो सर्वे को लेकर अखबारों में हेडलाइनें छपेंगी वो बिल्कुल उसी के अनुरूप हैं। लेकिन आप उसे ध्यान से देखिए, कई जगहों पर हेडलाइन आपको मिलेगी कि दुनिया में जो मंदी है उसका असर तो है, लेकिन भारत इसके बाद भी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निर्यात घट जाएगा, लेकिन घरेलू मांग की वजह से हम दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। शायद ये पहली ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो सबसे तेज गति से बढ़ेगी, जो निर्यात पर निर्भर नहीं होगी। आपने कभी सुना है ऐसा? तो मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिए कि ऐसी कोई व्यवस्था बताइए, अर्थव्यवस्था बताइए जिसमें निर्यात के घटने की आशंका जताई जा रही हो, लेकिन घरेलू मांग के दम पर यह दावा किया जा रहा हो कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यानी कि आप आयात कीजिए और उसके लिए आप डॉलर दीजिए, निर्यात कीजिए मगर निर्यात मत कीजिए और डॉलर भी मत कमाइए, फिर भी आप घरेलू मांग के आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। है कि नहीं? आप समझ गए, इसलिए आप घंटी बजाइए। ठीक। तो हो क्या रहा है कि उसी हेडलाइन के नीचे आप ध्यान से देखेंगे, अभी कोई अखबार फेंकिए नहीं, देखिएगा आराम से, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के संकटों, चेतावनियों, आशंकाओं की तस्वीर मिलेगी। जो दावे किए जा रहे हैं घर बनाने के, रसोई गैस देने के, ये सब पुराने दावे चल रहे हैं। इसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। हम नहीं जानते कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिए हैं उन्होंने लोन पर कितना पैसा उठाया, अपना जो हिस्सा लगाया उससे उनकी क्या हालत है। रसोई गैस के सिलेंडर की हालत आपने देख ली है कि सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट आई है कि लोगों ने सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़कर वापस लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
तो इस तरह से आप देखिए कि जो वही सब दावे चल रहे हैं योजनाओं के, मगर बहुत सारी योजनाएं गायब हैं। 8 साल से ये कहा जा रहा है कि हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे उसका अब फायदा दिखेगा। बीच में कोविड के कारण रुकावट आ गई थी, अब फायदे का समय आ रहा है। हर समय अब आ रहा है इनका, इस पर चलता है। तो कहां गया भाई स्मार्ट सिटी, कहां गई आपकी स्किल इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, मेक इन इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? इस पर आप बात ही नहीं करते, इसका कोई डेटा ही नहीं देते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या घरेलू मांग के आधार पर फल फूल रहा है। ये बता दीजिए कि आपने कौन सा ऐसा मॉडल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का, जो निर्यात पर आधारित नहीं है, घरेलू मांग पर आधारित है। और अगर घरेलू मांग पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब फिर यहां के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कमाई इतनी कम क्यों है? क्यों वो 10,000 से कम कमा रहे हैं? अभी अरुण कुमार ने वायर में क्या लिखा है, यही लिखा है ना कि जो ई श्रम पोर्टल आया है, ई श्रम पोर्टल, उसमें जिन 28 करोड़ मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है, किस लिए कराया किसी को पता नहीं है। इस उम्मीद में कि कुछ पैसे आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ई श्रम पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड हुए थे, पंजीकरण जो इन्होंने कराया था, उनके खाते में कुछ पैसे मिले थे, 500 या 1000 रुपए, ऐसे आप अखबार पुराना देख सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि ई श्रम पोर्टल पर अरुण कुमार ने बताया है कि 28 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, मजदूरों ने कराए हैं, और उनमें से 90% से ज्यादा, मैं बाद में आगे और पढ़कर बताऊंगा, 10,000 से कम कमाने वाले लोग हैं। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे तेज बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे कम कमाने वालों में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। इसीलिए हम घंटी लेकर आए हैं। हमारे पास उड़न खटोला नहीं है। उड़न खटोला होता तो आपको हवा में ले जाते और आपको ऐसे ही घुमाकर चकमा दिखाते। चकमा दिखाना होता है बजट के समय। स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं है। उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी हालत के बारे में ईमानदारी उनके भीतर है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए कि जो आपके आसपास के किस तरह के रोजगार पैदा हो रहे हैं, पता तो कीजिए, तो आपको पता चलेगा। तो स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों पर अब बात ही नहीं होती है। क्या ये सब उस समय के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हिस्सा नहीं थे? राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का भाषण, सब में उसी तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हर 1 महीने में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आप लखनऊ ही चले जाइए, जो वहां का प्रमुख KPMG, यही शायद नाम है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाकर देखिए कि लोग सुबह सुबह लाइन कितनी लंबी लगती है। कभी जाकर देखा आइए ना, इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं वहां पर? देखिए कि आम गरीब लोग सुपर स्पेशलिटी इलाज कराने के लिए कहां भाग कर आ रहे हैं। अस्पताल बन रहे हैं, डॉक्टर कहां है, लोगों के इलाज में सुविधाएं कहां हैं? वो सब तो कुछ भी नहीं है। जो अस्पताल पुराना है आप उसकी ही हालत अच्छी बेहतर बता दीजिए, उसकी हालत क्यों नहीं बेहतर बता रहे हैं आप? तो आप इमारतें बना रहे हैं, तो कह रहे हैं हम एक स्कूल बना दे रहे हैं और एक अस्पताल हर महीने बना दे रहे हैं। तो इस तरह के डेटा देखकर आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए स्किल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी हो, अब सब गायब है। अब आते हैं जीडीपी पर, विकास दर पर। 21-22 का सर्वे देखिए, पुराना वाला जो पिछले साल पेश हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि 22-23 के दौरान, उसमें यही कहा गया ना 21-22 के सर्वे में कि 22-23 के दौरान जीडीपी 8 से 8.5% हो गई। तो किस आधार पर दावा किया गया था? 8 से 8.5% की हेडलाइन तो छप गई होगी, हुई तो नहीं कभी। लेकिन उसके तुरंत बाद कितनी जीडीपी की भविष्यवाणियां आई, आप जरा सा गूगल सर्च कीजिए। सब में कभी 7%, कभी 6%, कभी 6.5%, कहीं 1% की कमी है तो कहीं 1.5% की कमी है, कहीं 2.5% की गिरावट है। तो 22-23 की जो जीडीपी है, कोई संस्था 6% बताती रही, कोई 6.5%। अब सरकार कह रही है कि 2022 और 23 की जो जीडीपी है, जो पिछला वित्त वर्ष है, उसकी जीडीपी 7% रहेगी। अगर इतनी हासिल हो जाती, हालांकि और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 6% रहेगी, अगर 7% भी हासिल होती है तो भी इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान के हिसाब से 1 से 1.5% की कमी है। 8 से 8.5% का वादा किया गया था।
और अब आप देखिए कि और अगर ये 2 से 6% की बात सही हो गई तो 2 से 2.5% की जीडीपी में कमी आएगी, जो आपके अनुमान थे 21-22 के आर्थिक सर्वे में। 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। सारे लोग फेल हो गए हैं, आप भी फेल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए हैं, तो हम ही टॉपर हैं फेलियर में। कमाल है। अब आते हैं रोजगार के आंकड़े पर। इस साल के आर्थिक सर्वे में, और हर जगह छपा है प्रमुखता से, कि रोजगार बढ़ गया है ना। तो रोजगार बढ़ गया है। कोविड से पहले रोजगार का जो स्तर था उससे भी ज्यादा रिकवरी हो गई है। कमाल है। 10,000 से कम की नौकरियां इस देश में मिल रही हैं युवाओं को, और सरकार कह रही है कोविड से पहले जो बेरोजगारी का स्तर था उससे ज्यादा रिकवर कर गया हिंदुस्तान। तो अब बात यह है कि जो कम है, गिरावट आई है, उस गिरावट में कौन तेजी से बढ़ रहा है, जो ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है, उस पर ताली बज रही है। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आप वो हासिल नहीं कर सके, 8 साल में हासिल नहीं कर सके। जो भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का दावा करते हैं वो कहां आप हासिल कर सके। तो सर्वे में कहा है सरकार ने कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, जो 2020-21 में 4.2% पर आ गई, यानी घट गई। 5.8% से घटकर 4.2% पर आ गई। 2020-21 का ये आंकड़ा है। 21-22 चला गया, 22-23 चला गया, अब 23-24 शुरू होने वाला है। 2 साल पहले का आंकड़ा देकर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है। कमाल ही है। आपको याद होगा कि 2018-19 में क्या हुआ था। लोकसभा का चुनाव आने वाला था, नौकरी एक मुद्दा बना था, तो उस मुद्दे को कैसे कुचल दिया गया। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। तो उस साल काफी बेरोजगार विवाद हुआ, और वो सर्वे था NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे सर्वे का था, NSSO का था। तो 2017-18 का सर्वे, उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें यह बताया गया था, जो अखबारों में खबर छपी थी, खासकर सोमेश झा की बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि इसमें यह कहा जाएगा कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हंगामा मच गया। लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाला था। सरकार ने कह दिया ये डेटा फाइनल नहीं है, और डेटा के रिलीज होने में देरी हुई। बाद में ये डेटा रिलीज होती है, लेकिन देरी होने से क्या हुआ कि NSSO के 2 गैर सरकारी सदस्य थे, PC मोहनन और JV मीनाक्षी, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बहुत लोग हैं स्टैंड लेने वाले। इनकी चर्चा उस समय हुई, लेकिन अब आप भूल चुके होंगे। इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि सरकार NSSO को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO को गंभीरता से नहीं लेती है। बाद में 2019 के मई में यह रिपोर्ट आती है, जिसमें कहा जाता है कि शहरों में बेरोजगारी की दर 7.8% थी, और 7.8% को यह आता है, जिसमें NSO का डेटा आया। तब सरकार ने भी कहा कि 17-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% थी। तब बहुत सारे आंकड़े, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुझसे भी चूक ना हो जाए। और वो 45 साल में सबसे अधिक थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कई अखबारों में छपा है। तो आज से कुछ साल पहले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी हुआ करती थी, और अब बेरोजगारी की दर कम होने लगी है। कमाल है। ये हुआ कैसे? आपने जीडीपी में तो कोई बड़ी छलांग मारी नहीं। तो 17-18 में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक थी। इस बार के आर्थिक सर्वे में NSSO का आंकड़ा नहीं दिया गया है, PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा दिया गया है, और दावा किया गया है कि 2020-21 में बेरोजगारी की दर 4.2% पर आ गई,
जो 2018 और 19 की तुलना में कम है। अच्छा भाई, आज कितनी है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा बताता हूं। इसी साल जनवरी में, पिछले महीने में, बेरोजगारी की दर 7.1%। क्या यह भी कोई रिकॉर्ड है? 40 साल में सबसे ज्यादा, 50 साल में सबसे ज्यादा। इस बार के आर्थिक सर्वे में कहा गया कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.2% थी, जो 20-21 में 4.2% हो गई। 21-22 या 22-23 के लिए बेरोजगारी दर का कोई डेटा नहीं है। कोई सिस्टम होगा, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं, क्या अखबारों में यह बात प्रमुखता से बताई गई है कि बेरोजगारी घटने का जो आंकड़ा है 2 साल पहले का है, इस साल का नहीं है, ना पिछले साल का है? इसका मतलब यह नहीं कि आज बेरोजगारी कम हो गई है। जो खबरें आप पढ़ रहे हैं बेरोजगारी कम होने की, आज नहीं कम हुई है। यह क्या बताता है? क्या यह सब बताया जाता है किसी हेडलाइन में? मुझे नहीं लगता है। आप चेक कीजिए, पढ़िए। तो आर्थिक सर्वे में एक तरफ क्या दिखाया जा रहा है कि जीडीपी घटी है, तमाम चीजों के असर हैं, लेकिन रोजगार कम, बेरोजगारी घट गई है। यह कैसे होता है? जीडीपी के घटने से बेरोजगारी बढ़ती है या घट जाती है? बताइए ना आप। इसीलिए मैं घंटी बजा रहा हूं, घंटी। आप भी बजाएं घंटी। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो हेडलाइनें चल रही हैं, छप रही हैं, आप उन पर जरा सा ध्यान दीजिए। सवाल पूछिए कि जब जीडीपी की दर आपके अनुमान से 8% से 7% पर आ गई है, यानी कम रही है, तब इस देश में बेरोजगारी की दर कैसे कम हो गई है? वो तो बढ़नी चाहिए, जैसा कि CMIE का आंकड़ा कहता है कि 7.1% है। तो इस साल जनवरी 2023 का हम अब बता रहे थे। तो कई लोग कहेंगे सरकारें नहीं मानती हैं CMIE का डेटा। ऐसा भी नहीं है। जब अच्छा होता है तब डेटा को गले लगाने में कोई पीछे नहीं हटता है। आपको 30 सितंबर 2022 के एक ट्वीट के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। ये ट्वीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने लिखा कि CMI, और उनका जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, युवा शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता एवं सरकार के प्रयासों का ही सुफल है कि CMIE के सर्वेक्षण 2016 में जो बेरोजगारी दर 18-19% थी, वो घटकर अब लगभग 2.7% हो गई है। लेकिन इसी CMIE का डेटा बताता है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है, 37%। तो वहां के मुख्यमंत्री इस डेटा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो